शहर में मेट्रो ट्रेन का निर्माण तेजी से चल रहा था। हुनरमंद कारीगरों की मांग लगातार बढ़ रही थी। इसी कारण ठेकेदार दूसरे राज्यों से भी कारीगर बुला रहे थे। इस सिलसिले में कारीगर गोपाल को मेट्रो साइट पर काम करने के लिए बुलाया गया था। वो अपने काम में काफी माहिर था। हर जोखिम भरा काम वो निडरता से करता था। लेकिन जब भूत प्रेत की बात आती थी तो उसे बहुत डर लगता था। पहले ही हफ्ते की बात है, जब वो खुदाई स्थल पर काम कर रहा था। सुबह से दोपहर हो चुकी थी और वह अपना दिया हुआ काम लगभग पूरा कर चुका था। तभी फावड़ा चलाते चलाते उसके हाथ रुक जाते हैं। वो मिट्टी हटाता है और जैसे ही उसे साफ करता है, उसकी आंखों के सामने कुछ ऐसा आता है कि उसे खुद पर यकीन नहीं होता है। उसके पैरों के नीचे एक आदमी का कंकाल दबा हुआ था। गोपाल ने खुदाई में कंकाल मिलने की बात का हंगामा मचा दिया था, जिसके कारण उस दिन 4 घंटे तक काम रोकना पड़ा और इस वजह से इंजीनियरों की नाराजगी उस पर बढ़ गई। उसे नाइट शिफ्ट दे दी गई। यह सुनकर गोपाल के मन में ख्याल आया, यहाँ हम लोग दिन में काम करने में डर रहे हैं और ये लोग बोल रहे हैं कि अब रात को भी आके काम करो। मैं ना रात को काम नहीं करूँगा, मेरे काम बदल दो। ठेकेदार अपनी आराम कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसने जवाब दिया, देख, बात समझ, हमें ये प्रोजेक्ट जल्दी पूरा करना है और उस दिन तेरे हंगामे से कितना नुकसान हुआ है तुझे अंदाजा भी है। इंजीनियर पहले ही तुझसे नाराज है। बेहतर होगा तू ये शिकायत ना कर और काम पर ध्यान दे। लेकिन भैया आपको तो पता है मैं तो डर जाता हूँ। अरे गोपाल, अब तू बड़ा हो गया है। रात में चारों तरफ लोग भी रहते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। बस एक बात का ध्यान रखना, 3 और 4 बजे के बीच काम मत करना, बाकी कुछ नहीं होगा। गोपाल के मन में कई अंधविश्वास जाग उठते हैं। एक अजीब सा डर उसे अपनी गिरफ्त में ले चुका था। वह घर वापस जा नहीं सकता था और काम करने से मना भी नहीं कर सकता था। इसी उधेड़-बुन में उसे दोपहर की नींद लग गई। दोपहर की नींद अक्सर गहरी होती है। उसे ऐसा लगा कि उसे कोई दबा रहा था। वह जैसे बिस्तर के अंदर धंसता जा रहा था। वह पूरी ताकत से जोर से चीखता है और हड़बड़ाकर जाग उठता है। उसने खुद को पसीने से तरबतर पाया, जैसे किसी ने उसकी पूरी ताकत निचोड़ ली हो। गोपाल का कोई भी बहाना नहीं चला और उसे रात में कंस्ट्रक्शन एरिया में पहुंचना पड़ा। आज इस टीम को एक बड़े से पुल पर काम करना था। चारों तरफ काम करते लोग और सड़क के दोनों तरफ तेज रफ्तार से गुजरती गाड़ियां और मशीनों की आवाज इतनी ज्यादा थी कि अगर कोई इस पुल से गिर भी जाए तो इंसान को चीख तक सुनाई न दे। रात के 2 बजने वाले थे। गोपाल को कुछ औजार लाने के लिए नीचे भेजा गया। तब सड़क के दोनों तरफ गाड़ियां कम चल रही थी। वह वापस ऊपर चढ़ ही रहा था कि तभी गोपाल देखता है कि एक बूढ़ा सड़क पर खड़ा हुआ है और ठीक उसी की तरफ देख रहा था। उसका चेहरा देखना मुश्किल था। बूढ़ा जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाता है, एक तेज रफ्तार की गाड़ी आती है और उसे उड़ा देती है। गोपाल डरते हुए आंखें खोलता है और देखता है सामने कोई भी नहीं था। गोपाल का चेहरा पीला पड़ चुका था। जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही थी, उसका डर बढ़ता जा रहा था। वह एक अजीब सी त्रासदी में था। ना कोई सुनने वाला था और ना ही कोई समझने वाला। रात के 3 बज चुके थे और सभी लोग चुपचाप अपना काम रोककर नीचे उतर रहे थे। तभी गोपाल को कोई उसी की भाषा में पुकारता है, गोपाल अन्ना, गोपाल सुनो भाई, मेरी मदद कर दो। ये रस्सी मुझे ऊपर बांधनी है। आप मेरी गांव से हो क्या? ओ, मेरे माँ और नीचे ना। गोपाल को जैसे एक अनजान शहर में कोई अपना सा मिल गया हो। उसने बिना कुछ सोचे उस दाढ़ी वाले आदमी की मदद करने का मन बना लिया था। वह उसे अपने साथ हुए सारे अजीब घटनाओं के बारे में बताने लगा, बिना यह सोचे कि अब सारे लोग नीचे चले गए हैं। बिना यह सोचे कि जिसे वो दोस्त समझ रहा था वो कुछ ही पल पहले उसे मिला है। वो आदमी फुर्तीला था। वो पुल के किनारे पर लटका हुआ था
और एक पटरी से दूसरे पटरी को जोड़ रहा था। उसकी कमर से एक रस्सी बंधी हुई थी जो सीधा गोपाल के हाथों में थी। भैया जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से अजीब अजीब हरकतें हो रहे हैं। किसी को कुछ बताऊं वो लोग मुझ पे ही हंस रहे हैं। क्या तुम जानते हो वो लाश किसकी थी? नहीं यवर्दी, किसकी? इस तरह की जगहों पर जब कभी किसी कारीगर या मजदूर की मौत हो जाती है तो उसे वहीं ज़मीन में गाड़ देते हैं और ठेकेदार इसे शुभ संकेत मानते हैं। गोपाल उस आदमी को सुनता जा रहा था, लेकिन उसकी आंखों के सामने वह कंकाल फिर से दिखाई देने लग गया। भय से उसके हाथ पैर कांपने लगे और उसकी पकड़ रस्सी पर ढीली पड़ने लगी। उसे ठेकेदार की बात याद आने लगी। तभी अचानक गोपाल की रस्सी की पकड़ और कमजोर हो गई। वह तुरंत होश में आया और रस्सी को कसकर अपनी ओर खींचने लगा। खूब कोशिश करी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रस्सी से बंधा हुआ आदमी नीचे गिर चुका था। वो आदमी नीचे गिरते ही मर चुका था। उसके पेट से एक सरिया आर पार हो गया था। जब तक गोपाल नीचे पहुंचा, वहां भीड़ जमा हो चुकी थी। हैरानी की बात यह थी कि सब लोग ऐसा बर्ताव कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। तभी गोपाल को ठेकेदार आता हुआ दिखा। भैया देखो ये क्या हो गया। मैं इससे बात कर रहा था, अचानक ही गिर गया। उसकी आवाज तक नहीं आई। क्या बकवास कर रहा है? ये आदमी गूंगा था और तुझे मना किया था ना 3 से 4 बजे के बीच में काम नहीं करने का है, फिर भी। रात का समय भी हो जाता है। क्यों भाई साहब, अब क्या करना है? क्या करना है? करना क्या है? गड्ढा खोदो और दबाओ इसको, और सबके सब काम पे चलो, अपने चलो। यह सुनकर गोपाल के होश उड़ गए। वह मरे हुए आदमी को देखता रहा। फिर अचानक उसी जगह खुदाई करने लगा। जैसे जैसे वह खुदाई कर रहा था, सुबह होने लगी थी। शायद गोपाल को यह यकीन दिलाने के लिए कि यह सब उसका वहम नहीं बल्कि हकीकत थी। डर और अंधविश्वास कभी कभी हमें सही निर्णय लेने से रोकते हैं। हमें अपने डर का सामना करना चाहिए और सच्चाई का सामना करने के लिए साहस जुटाना चाहिए। जीवन में हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और अपने चारों ओर की वास्तविकताओं को पहचानना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारी आंखों के सामने जो होता है वही सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। आज की कहानी शुरू होती है शहर के सबसे व्यस्त बस स्टॉप से। इस भागदौड़ में कई बार सवारियों का कीमती सामान यहीं खो जाता है या कहें चोरी हो जाता है। इन चोरों से बचने के लिए बड़े बुजुर्ग सावधान किया करते हैं। सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। अंकल जॉन यहाँ कई सालों से आते हैं। वो हर रोज इसी तरह जिसका भी सामान रह जाता है उसे अपने घर ले जाते हैं और उसे बेचकर अपनी कमाई करते हैं। उनका रंग गोरा और अच्छी लंबाई होने के कारण लोग उन्हें अंग्रेज समझते हैं, इसीलिए उनका नाम पड़ गया अंकल जॉन। आज रात की आखिरी बस जाने का वक्त हो चुका था। अंकल जॉन ने एक बड़ा सा ब्लैक कोट पहना हुआ था, जिसकी कॉलर पर किसी स्कूल का नाम हाथ से बुना हुआ था। वो चारों तरफ जासूसी नजर से देख रहे थे। किस सवारी का सामान कहाँ है और किसका ध्यान अपने सामान पर सबसे कम है और किसके पास सबसे ज्यादा माल दिख रहा है। बस वाले ने इंजन चालू किया और बाहर खड़े सभी लोग बस में जाकर बैठ। अंकल जॉन बस स्टॉप की खाली सीट देखते हैं और पाते हैं कि पीछे की तरफ एक लाल बैग रखा हुआ है। वह बड़ा सुंदर सा लाल बैग है, जिसे देखकर ही अंकल जॉन के मन में भूखे चोर की तरह लालच आ जाता है। जैसे जैसे बस आगे बढ़ने लगी, अंकल जॉन भी बैग के पास आने लगते हैं। धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे थे। वो आंखें और अपने कान चौकन्ने करे हुए थे। लाल बैग अब उनसे ज्यादा दूर नहीं था।
बस स्टॉप से लगभग बाहर जा ही चुकी थी। अंकल जॉन के हाथों में आज बड़ा माल लग गया था। वो पलटकर बैग को ले जाने लगते हैं, इस तरह जैसे कि वो बैग उनका ही हो। साले चोर, साले चोर, वो रहा चोर, पकड़ो उसे। वो घबरा गए और वहां से भागने लगे। उन्होंने पीछे पलटकर देखा भी नहीं। पीछे लगातार आवाज आ रही थी और वो सुनसान सड़क की तरफ जाते जा रहे थे। अंकल जॉन भागते भागते बस स्टॉप से बहुत दूर निकल आए थे। आज तो बुरे फंसे, यही बैग छोड़ देता हूँ, बच जाऊंगा। उन्होंने पसीना पोंछते हुए पीछे देखा। गली के बाहर से एक बड़ी परछाई उनके पास आते हुए दिख रही थी। अचानक एक जवान लड़का तेज दौड़ता हुआ उनकी तरफ आता दिख रहा था। अंकल जॉन यह देख के हैरान हो गए कि एक छोटा लड़का उनका पीछा कर रहा था। अंकल जॉन भी यह सोचकर अपने घर आ गए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब उनका पीछा कोई नहीं कर रहा है, पर वो गलत थे। उस बड़े लाल बैग के साथ बड़ी मुश्किल से चढ़ पा रहे थे। उन्होंने अपने घर का दरवाजा खोला और बैग अंदर डाल दिया। दरवाजा अच्छे से बंद कर लिया। कुछ कदम चलने के बाद अचानक से पीछे का गेट खुल गया। शायद हवा के कारण खुल गया होगा। उनका घर किसी पुराने कबाड़ की दुकान के जैसा था। सारी चीजें बिखरी हुई और धूल में लथपथ। अंकल जॉन ने लाल बैग को सोफे पर रखा और सोफे पर बैठ के चैन की सांस ली। उन्होंने अपने काले कोट की जेब से अपनी सिगरेट निकाली और उसे फूंकने लगे। उन्होंने बैग की तरफ देखा और उनके चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कुराहट आ गई। कौन है? अंकल जॉन ने तेज आवाज में पूछा, लेकिन जवाब में केवल गेट बज रहा था। अंकल जॉन गुस्से में गेट के पास जाते हैं और दरवाजा खोलकर देखते हैं कि दरवाजे के बाहर कौन है। वो देखकर चौंक जाते हैं कि बाहर कोई नहीं है। कौन है बाहर? जवाब दो, कौन है? तेज हवा और रात की खामोशी के अलावा बाहर कोई नहीं है। वो अब परेशान हो चुके थे। गेट लगाकर जब वो अपने सोफे के पास वापस जाने लगे तो एक नजर उनकी कांच में पड़ जाती है। उन्हें अपना बूढ़ा चेहरा दिखता है और कांच में देखते हैं कि उनके पीछे कोई खड़ा हुआ है। वो पलटते हैं और देखते हैं कि जिससे वो अब तक भाग रहे थे वही जवान लड़का उनके पीछे खड़ा हुआ है। उस लड़के की आंखें लाल और गले पर गहरा घाव दिख रहा था। वो बूढ़ा चोर कुछ कर पाता उससे पहले वो लड़का उन्हें धक्का मारकर कमरे में गिरा देता है और तभी वो लड़का उन्हें गले से पकड़कर हवा में उठा देता है। अंकल जॉन झटपटाने लगते हैं। छोड़ दो मुझे, मैंने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अंकल जॉन तड़पते हुए कहते हैं, तुम्हें बैग चाहिए ना, तो ले जाओ, बस मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे, छोड़ दो। यह कहते हुए उनकी सांस भर जाती है। वो जोर जोर से हांफने लगते हैं और तभी लड़का उन्हें दूर फेंक देता है। अंकल जॉन लगातार खांसते जा रहे थे। खांसी की वजह से उनका चेहरा लाल पड़ जाता है। वो बदहवास हो जाते हैं। वो अपना कोट जमीन पर उतार देते हैं। वो गिरते पड़ते चौके तक आ जाते हैं और वहां रखे मटके को अपने ऊपर उड़ेल देते हैं। गहरी लंबी सांस लेने के बाद उन्हें थोड़ी राहत मिलती है। उनके पूरे कपड़े गीले हो चुके थे। जब वो दोबारा हॉल में आते हैं तो देखते हैं उस जवान लड़के ने उनका काला कोट पहना हुआ है। उस पर कोट इतना फब रहा है कि लगता हो उसी का हो। उसकी आंखें भरी हुई थी और वो कहता है, ये कोट मेरा है। यह सुनकर अंकल जॉन की आंखें खुली रह जाती हैं। तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? उस लड़के की आंखें सीधे अंकल जॉन को देखती हैं और वो कहता है, बहुत खुदगर्ज इंसान हो तुम, इतनी जल्दी भूल गए। कुछ हफ्ते पहले तुमने बस स्टॉप से एक स्कूल बैग चुराया था। मैं वही लड़का हूँ। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था। माँ का सपना था कि मैं बड़े शहर जाकर आगे की पढ़ाई करूं। हमारे घर की आर्थिक स्थिति गंभीर होने के बाद भी मेरी माँ जिद करती रही और शहर के कमरे में ही हमारा सारा पैसा खत्म हो गया था। लेकिन जैसे तैसे एडमिशन मिल गया
और स्कूल में जो कोट पहनना था वो मेरी माँ ने खुद अपने हाथों से सिला था। ये वही कोट है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर तुमने बस स्टॉप पर मेरा बैग चोरी कर लिया। उस कमरे में तेज हवा चलने लगती है। हवा इतनी तेज चलती है कि अंकल जॉन के घर का सारा सामान गिरने लग जाता है। लड़का अपनी जादुई शक्ति से अंकल जॉन को हवा में उठाकर फेंक देता है। उस बैग में मेरे सारे जरूरी कागजात, किताबें और बचे हुए पैसे थे। उस रात को मैंने अपने बैग को बहुत ढूंढा, लेकिन नहीं मिला। मैं दोबारा घर नहीं जा सकता था और शहर जाने के रास्ते तुम्हारे कारण बंद हो चुके थे। तो फिर मैंने हार कर यह कदम उठाया, खुद को फांसी लगाकर मार डाला, खुदकुशी कर ली। एक कांच उड़ता हुआ आता है और अंकल जॉन के माथे पर लग जाता है। अंकल जॉन के माथे से खून बहने लगता है। मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। मैंने सोचा नहीं था मेरी चोरी से किसी का जीवन खत्म हो सकता है। बेटा, मैं तेरी मौत का जिम्मेदार हूँ। तुम जो चाहते हो मुझे वो सजा मंजूर है। लड़का अपनी शक्ति से उनके घर में आग लगा देता है और अंकल जॉन का सारा चोरी का सामान जल रहा था। आग बढ़ती जा रही थी और लड़का अंकल जॉन को उसी आग में फेंक देता है और वो जोर जोर से चीखते हैं। वो भयानक आग बढ़ जाती है। अंकल जॉन और उनका सारा चोरी का सामान उसी आग में जलकर खाक हो जाता है। यह खबर पूरे बस स्टॉप पर फैल जाती है। असर यह हुआ कि फिर कोई चोरी इस बस स्टॉप पर नहीं हुई। अगर चोरी होती भी तो उस लड़के की आत्मा उसका वही हाल करती जो अंकल जॉन का हुआ था। आज भी यह लोग कहानी सुनाते हुए कहते हैं, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है।